वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। साइमन जवाब दीजिए, क्लियर है ना? वॉइस और बोर्ड आप सभी को जो है दिखाई दे रहा है ना? वॉइस आ रही है ना आपको मेरी? जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही गया है। हाँ, तो इतनी बार मैंने बोला है तो जवाब दिया करे ना। कल भी मैंने बोला था टाइम पे सब लोग क्लास में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको आना होगा तो क्लास में आएगा, जिसको नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कलीम आजिज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब हेडिंग डालिए कलीम आजिज के हवाले से। कलीम आजिज के हवाले से हम सबसे पहले देखेंगे इनका नाम कलीम अहमद था। क्या था? इनका नाम कलीम अहमद था और तखल्लुस क्या था इनका? आजिज था। लिख लीजिए, नाम कलीम अहमद था और तखल्लुस था इनका आजिज। नाम कलीम अहमद और तखल्लुस क्या था? आजिज जो है इनका तखल्लुस था। और आप इसके आगे लिखेंगे कलीम आजिज 1926 ईस्वी को कलीम आजिज 1926 ईस्वी को पटना के करीब नालंदा जिले के तिल्हाड़ा में पैदा हुए थे। नालंदा जिला के तिल्हाड़ा। कलीम आजिज 1926 ईस्वी को पटना के करीब नालंदा जिला के तिल्हाड़ा में पैदा हुए थे। कब? 1926 में। और इसके बाद लिख लीजिए कलीम आजिज का इंतकाल 2015 को हजारीबाग में हुआ था। और बताइए मुझे 2015 में और कौन सा नज़्म निगार है वो जिनकी वफात जो है 2015 में हुई थी? हजारीबाग में। हजारीबाग में कलीम आजिज का इंतकाल हुआ था 2015 ईस्वी में। बताइए मुझे वो कौन सा नज़्म निगार है जिनकी वफात जो है 2015 में हुई थी? जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है, कई बार बता चुके हैं हम, कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं हम क्लास में। कलीम आजिज पटना के करीब नालंदा जिला के तिल्हाड़ा में पैदा हुए थे 1926 में। और कलीम आजिज का इंतकाल 2015 को हजारीबाग में हुआ था। बताइए साइमा मुझे जरा। कॉपी कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। अगर आपको पता होता तो आपने अब तक जवाब दिया होता, तो इसका मतलब है आपको नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज के वालिद का नाम कलीम आजिज के वालिद का नाम शेख किफायत हुसैन था। क्या था? किफायत हुसैन।
शेख किफायत हुसैन जो है इनके वालिद का नाम था। कोई बात नहीं, चलिए ये सारी चीजें आपको अच्छे से रटनी है। तो संध्या, आप मुझे बताइए, कल मैंने बोला था 7 बजे क्लास होने वाली है, तो इतना लेट हो गया है, आप लोग इतना लेट क्यों हुए हैं? कलीम आजिज के वालिद का नाम शेख किफायत हुसैन था और वालिदा का नाम क्या था? उम्मुल फातिमा, उम्मतुल फातिमा शहीद। उम्मतुल फातिमा शहीद जो है इनकी वालिदा वालिदा थी। तो क्या इसमें सॉरी की क्या बात है? टाइम पे आया करे ना, आपको पता था ना 7 बजे क्लास है, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो इनकी जो वालिदा का नाम था उम्मतुल फातिमा शहीद जो है कलीम आजिज की वालिदा का नाम था, और इनके वालिद का नाम था शेख किफायत हुसैन। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? चलिए, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है, कलीम आजिज के बारे में पढ़ना है, शहरियार के बारे में पढ़ना है, तो खलीलुर रहमान आजमी के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से हाथ चलाइए। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सबने लिख लिया ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम का आगाज 1932 में 1932। कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम का आगाज 1932 में अपने नाना मौलवी सैयद जमीरुद्दीन के मकतब से किया था। इन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की थी? अपने नाना मौलवी, जिनका क्या नाम था? मौलवी सैयद जमीरुद्दीन के मकतब से। कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम का आगाज 1932 में अपने नाना मौलवी सैयद जमीरुद्दीन मौलवी सैयद जमीर मौलवी सैयद जमीरुद्दीन जो है इनके नाना थे, और उन्हीं की मकतब से जो है इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। कलीम आजिज ने इब्तदाई तालीम का आगाज 1932 में अपने नाना मौलवी सैयद जमीरुद्दीन के मकतब से किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज ने मैट्रिक के इम्तिहान में कलीम आजिज ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1940 में पूरे बिहार में 1940 में पूरे बिहार में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। मैट्रिक के इम्तिहान में जो है 1940 में कलीम आजिज ने पूरे बिहार में 5वीं पोजीशन हासिल की थी, यानी कि 5th पोजीशन इन्होंने हासिल की थी मैट्रिक में। ठीक है ना? लिख लिया सभी ने? हाँ बच्चे, जल्दी से लिख लीजिए। कलीम आजिज ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1940 ईस्वी में पूरे बिहार में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। तो 1940 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज की शादी कलीम आजिज की शादी रईस पटना रईस पटना शेख रईस पटना आप लिख लीजिए। शेख कुआं शेख कुआं की पोती, जिनका नाम था अनवार फातिमा। क्या नाम था? अनवार फातिमा। अनवार फातिमा के साथ हुई थी 1942 में। तो कलीम आजिज की शादी जो है किसके साथ हुई थी? अनवार फातिमा के साथ हुई थी 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। लिख लीजिए। कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में 1956 में अव्वल मुकाम हासिल किया था। तो इन्होंने जो है बीए किस में किया था? ऑनर्स उर्दू में किया था पटना यूनिवर्सिटी से 1956 में।
अव्वल मुकाम हासिल किया था, अव्वल मुकाम हासिल किया था और 4 तिलाई तमगे और 4 तिलाई तमगे से सरफराज किए गए थे। तमगे किसे कहते हैं? शाबाश। कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में 1956 में अव्वल मुकाम हासिल किया था और 4 तिलाई तमगे से सरफराज किए गए थे। ये तमगे क्या होता है बच्चे, मुझे बताइए जरा। शाबाश। कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में 1956 में अव्वल मुकाम हासिल किया था और 4 तिलाई तमगे, तिलाई इस तरह लिख लीजिए, और 4 तिलाई तमगे से सरफराज किए गए थे। बताइए मुझे संध्या, जरा आप जवाब दीजिए। संध्या। साइमा आप बता दीजिए। अब्दुल जवाब दीजिए मुझे। तमगे किसे कहते हैं बताइए। हाँ बच्चे, इनाम तो होता है, लेकिन किस टाइप का इनाम होता है ये बताइए। इनाम तो बहुत तरह के होते हैं ना। किस टाइप का इनाम होता है ये? शाबाश। जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसका जवाब भी दीजिए मुझे। कलीम आजिज ने कलीम आजिज ने एमए उर्दू में, इन्होंने बीए ऑनर्स उर्दू में भी किया था और एमए उर्दू में भी किया था 1958 ईस्वी में। ये भी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ही किया था। अव्वल मुकाम हासिल किया था इसमें भी, और यहाँ पर भी तलाई तमगे से नवाजे गए थे। कलीम आजिज ने एमए उर्दू में 1958 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में अव्वल मकाम हासिल किया था और तलाई तमगे से नवाजे गए थे। बताइए मुझे किस टाइप का इनाम होता है बच्चे। बीए ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी से किया था 1956 में, और उसके बाद 2 साल बाद यही से एमए किया था। वेरी गुड बच्चे। मेडल। वेरी गुड। मिला है आप लोगों में से किसी को? मिला है आप लोगों में से किसी को? तो चलिए, एक वक्त आएगा जब आपको भी मिलेगा। कलीम आजिज ने एमए उर्दू में 1958 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में अव्वल मुकाम हासिल किया था और तिलाई तमगे से नवाजे गए थे, बीए में भी और एमए में भी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। हाँ, बचपन में स्कूल से मिला था, सिल्वर वाला। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। कलीम आजिज ने कलीम आजिज ने अख्तर ओरेनवी की ज़ैर निगरानी कलीम आजिज ने अख्तर ओरेनवी की ज़ैर निगरानी बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। लिख लीजिए। कलीम आजिज ने अख्तर ओरेनवी की ज़ैर निगरानी बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका के मौजू पर मकाला लिखकर मकाला लिखकर पटना यूनिवर्सिटी से 1965 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी की डिग्री का जो मकाला था उसका क्या मौजू था? बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। किसकी निगरानी में? अख्तर औरैनवी की निगरानी में इन्होंने जो है बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, उसके मौजू पर मकाला लिखकर इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने बीए भी किया था पटना यूनिवर्सिटी से, एमए भी किया था और
पीएचडी भी किया था 1965 ईस्वी में, यानी कि 1965 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी, और जो बाद में दफ्तर गमगुश्ता के नाम से शाया हुआ था। ये जो इनका पीएचडी का मकाला था ना, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये बाद में जो है किस नाम से शाया हुआ था? दफ्तर गमगुश्ता के नाम से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कलीम आजिज की पीएचडी का मकाला था वो बाद में किस नाम से शाया हुआ था? तो दफ्तर गमगुश्ता के नाम से, गमगुश्ता के नाम से। कलीम आजिज ने अख्तर औरैनवी की ज़ेर निगरानी बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका के मौजू पर मकाला लिखकर पटना यूनिवर्सिटी से 1965 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जो बाद में दफ्तर गमगुश्ता के नाम से शाया हुआ था। तो जल्दी करिए, अभी 10 मिनट बाकी है, 7:30 तक हमें कंप्लीट होना चाहिए कलीम आजिज। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी में बहसत लेक्चरर मुकर्रर हुए थे। कब? 1965 ईस्वी में। पीएचडी के कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही जो है इनका यहाँ पर क्या हुआ था, ये बहसत लेक्चरर यहाँ पर मुकर्रर किए गए थे पटना यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो आप याद रखेंगे पटना यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने जो तालीम भी हासिल की थी, और यहाँ पर इन्होंने मुलाजमत भी की थी, है ना। बीए भी किया था, एमए भी किया था, पीएचडी भी किया था, और पीएचडी कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही इनका यहाँ पर क्या हुआ था, ये बहसत लेक्चरर यहाँ पर मुकर्रर हुए थे 1965 ईस्वी में। कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी में बहसत लेक्चरर 1965 में मुकर्रर हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कलीम आजिज ने पहली बार कलीम आजिज ने पहली बार मुशायरा में शिरकत करके गजल 1949 ईस्वी में पटना में पढ़ी थी। इन्होंने एक मुशायरे में शिरकत की थी, ठीक है ना, और एक गजल पढ़ी थी पटना में 1949 ईस्वी में। कलीम आजिज ने पहली बार मुशायरा में शिरकत करके गजल 1949 ईस्वी में पटना में पढ़ी थी। पहली बार शिरकत करी थी इन्होंने मुशायरे में, और फिर गजल पढ़ी थी पटना में 1949 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कलीम आजिज पहली बार पटना से बाहर जमशेदपुर बज़म फरख बज़म फरख की तरफ से 1951 ईस्वी के एक मुशायरा में बुलाए गए थे। कलीम आजिज पहली बार पटना से बाहर जमशेदपुर बज़म फरख की तरफ से 1951 ईस्वी के एक मुशायरे में बुलाए गए थे। लिख लिया सभी ने? यहाँ तक क्लियर है सबका? सबने लिख लिया? इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कलीम आजिज पहली बार हिंदुस्तान से बाहर जुदा मुशायरे में 1966 में बुलाए गए थे। तो अगर हम देखेंगे पटना से बाहर जमशेदपुर बज़्म फरख की तरफ से 1951 में एक मुशायरे में बुलाए गए थे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे पहली बार हिंदुस्तान से बाहर जुदा मुशायरे में बुलाए गए थे 1966 ईस्वी में। कलीम आजिज पहली बार हिंदुस्तान से बाहर जद्दा मुशायरे में 1966 में बुलाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कलीम आजिज को उर्दू मशावरती जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा। कलीम आजिज को उर्दू मशावरती कमेटी बिहार का सदर 2007 में बनाया गया था, और वो दोबारा उर्दू मशावरती कमेटी बिहार के सदर रहे हैं।
कलीम आजिज को उर्दू मशावरती कमेटी बिहार का सदर बनाया गया था कब? 2007 ईस्वी में। और वो दोबारा उर्दू मशावरती कमेटी बिहार के सदर रहे हैं। पहली बार 2007 में इसके सदर बने थे और उसके बाद दोबारा से इसके फिर से सदर बने थे। किसके? मशावरती कमेटी बिहार के। कलीम आजिज को उर्दू मशावरती कमेटी बिहार का सदर बनाया गया था 2007 में और वो दोबारा उर्दू मशावरती कमेटी बिहार के सदर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी से बहसते रीडर कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी से बहसते रीडर मुलाजमत की मुद्दत मुकम्मल करके 1984 ईस्वी में सबकदोश हुए थे। कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी से बहसते रीडर मुलाजमत की मदद से मुकम्मल करके सबकदोश हुए थे 1984 ईस्वी में। लिख लिया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कलीम आजिज पटना यूनिवर्सिटी से बहसते रीडर मुलाजमत की मुद्दत मुकम्मल करके सबकदोश हुए थे 1984 में। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे, बहसते लेक्चरर भी इन्होंने काम किया है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना। और बहसते रीडर भी इन्होंने यहाँ पर मुलाजमत की थी और सबकदोश हुए थे इस ओहदे से 1984 ईस्वी में। क्लियर है सबको यहाँ तक? बताइए, आगे बढ़ते हैं। सभी ने लिख लिया या मैं फिर से एक बार रिपीट करूं? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है। कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानशीन। मैंने आपको बोला था मीर के कलाम में जो है क्या पाया जाता है? उनका कलाम किस तरह का है? और फानी का कलाम भी आपने देखा है, वहां पर भी हमने देखा है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे कलीम आजिज की शायरी में भी जो है मीर की तरह जो है कुनूतियत पाई जाती है। कुनूतियत माने मायूसी, गम, दुख, दर्द, ठीक है ना। वेरी गुड। गम, वेरी गुड, शाबाश। साइमा, संध्या, अदनान। तो फानी, मीर, कलीम, ये सारे जो है इनकी शायरी में जो है क्या पाया जाता है? मायूसी पाई जाती है, गम पाया जाता है। तो कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कलीम आजिज की शायरी के बारे में कहा जाता है कलीम आजिज की शायरी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शायरी का खमीर 1946 ईस्वी के फसाद से तैयार हुआ था। क्या कहा जाता है? अहम है ये। कलीम आजिज की शायरी के बारे में कहा जाता है कि इनकी शायरी का खमीर जो है 1946 ईस्वी के फसाद से तैयार हुआ था। खमीर इस तरह लिख लीजिएगा, खमीर। 1946 ईस्वी के फसाद से तैयार हुआ था, ये कहा जाता है कलीम आजिज की शायरी के बारे में। और इसके बाद लिख लीजिए। कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कनूतियत गालिब है। मीर की तरह कनूतियत गालिब है। और बिल्कुल इसी तरह फानी के कलाम में भी जो है, फानी की शायरी भी जो है उसमें भी कनूतियत पाई जाती है। क्लियर हुआ? कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कनूतियत गालिब है। क्लियर हुआ? बताइए, शाबाश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके कारनामे लिख लीजिए। कलीम आजिज के कारनामे। हाथ चलाइए जल्दी से बच्चे, बहुत हमें पढ़ना है अभी, तो इसीलिए मैंने बोला था दिन में हम एक क्लास कर लेंगे। चलिए। कलीम आजिज के कारनामे लिख लीजिए। सबसे पहले इनके कारनामे बहुत ही अहम है। जिस तरह बाकियों के कारनामे हमने देखे हैं और उसी तरह बिल्कुल इनके कारनामे भी बहुत ही अहम है। लिख लीजिए।
वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, ये पहला मजमुआ है, ये पहला मजमुआ है कलीम आजिज का। वो जो शायरी का सबब हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जहां खुशबू ही खुशबू थी, जहां खुशबू ही खुशबू थी, ये कलीम आजिज की खुदनविश्त है। कलीम आजिज की खुदनविश्त है, जहां खुशबू ही खुशबू थी, जहां खुशबू ही खुशबू खुशबू थी। इसके अलावा इनकी और एक खुदनविश्त का नाम लिख लीजिए, अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे। ये भी इनकी क्या है, खुदनविश्त है। अभी सुन लो मुझसे, लिख लिया, लिख लिया सबने। इसके अलावा लिख लीजिए, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, यहाँ से काबा और काबा से मदीना, यहाँ से काबा, काबा से मदीना। ये क्या है, सफरनामा है, सफरनामा हज है ये। क्योंकि यहाँ से काबा और काबा से मदीना एक किसका सफर था, हज का सफर था, इसीलिए जो है सफरनामा हज है ये। यहाँ से काबा, काबा से मदीना। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, एक एक देश एक विदेशी, एक देश एक विदेशी, ये भी सफरनामा है अमेरिका, सफरनामा अमेरिका। एक देश एक विदेशी, एक विदेशी, ये क्या है, सफरनामा अमेरिका, सफरनामा अमेरिका। एक देश एक विदेशी, सफरनामा अमेरिका। इसके बाद लिख लीजिए, मजलिस अदब, मजलिस अदब, ये क्या है, यादगार शायरी महफिलों की रुदाद है, यादगार शायरी महफिलों की रुदाद है, मजलिस अदब, मजलिस अदब। लिख लिया, यहाँ तक बताइए मुझे, अगर सभी ने लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो मैं रिपीट करूंगी एक बार फिर से, बताइए। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद लिख लीजिए, जब फसल बहारा आई थी, जब फसल बहारा आई थी, जब फसल बहारा आई थी, ये क्या है, गजलों का मजमुआ है। जब फसल बहारा आई थी, ये है गजलों का मजमुआ, गजलों का मजमुआ। इसके बाद लिख लीजिए, दीवाने दो, दीवाने दो, ये इनके खुतूत का मजमुआ है। क्या है, खुतूत का मजमुआ, दीवाने दो, खतूत का मजमुआ। और अभी जो मैंने बताया है, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये क्या था, पीएचडी डिग्री का मकाला था, जो कि बाद में किस नाम से शाया हुआ, बताइए शाबाश। बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये था पीएचडी का मकाला, और बाद में यही किस नाम से शाया हुआ, ये मुझे बताइए। चलिए बताइए मुझे। मैं अक्सर आपको बोलती हूँ, इनकी पीएचडी के मकाले बहुत ही अहम है, फिर वो लास्ट में किस नाम से शाया होते हैं, कब शाया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए मुझे, इनका जो मकाला था पीएचडी का, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, वो किस नाम से शाया हुआ था फिर बाद में। दफ्तर गम गुश्ता के नाम से, वेरी गुड, ये भी लिख लीजिए। बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये पीएचडी का मकाला है, जो कि बाद में दफ्तर गम गुश्ता के नाम से शाया हुआ। बच्चे अख्तर नहीं है, दफ्तर है, अदनान दफ्तर है।
इसके बाद लिख लीजिए कौचे जाने जाना। कौचे जाने जाना। कौचे जाने जाना नज़्मों का मजमुआ है। नज़्मों का मजमुआ है। कौचे जाने जाना नज़्मों का मजमुआ है। इसके बाद लिख लीजिए पहलू ना दुखेगा। पहलू ना दुखेगा। पहलू ना दुखेगा ये है खतूत का मजमुआ। पहलू ना दुखेगा ये भी है खतूत का मजमुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मेरी जुबान मेरा कलम। मेरी जुबान मेरा कलम। कल शायद मैंने बोला था 7 बजे क्लास में आने को, तो बच्चे 7:30 क्लास में जुड़े। क्यों आप लोगों ने सुना नहीं था? आप लोगों ने सुना नहीं था 7 बजे कल मैंने बोला था क्लास में आने के लिए? आपको एक बार समझ में नहीं आता है? कल मैंने कितनी बार बोला था 7 बजे क्लास में आने के लिए? आप कौन सी लैंग्वेज समझते हैं बताइए मुझे। जवाब दीजिए मुझे। आलिया, चमन जहां, सोफिया, बताइए मुझे। नहीं सुना था आपने? मुझे बताइए, आप मैंने अगर बोला था 7 बजे क्लास में आने के लिए तो आप लोग आए क्यों नहीं, ये मुझे बताइए। ये नहीं मैम, यस मैम मुझे मत बताइए। जवाब दीजिए मुझे इस बात का। आपके लिए मैंने बोला था मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगी। हम खलीलुर रहमान आजमी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। तो इसका मतलब आप रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास नहीं देखते हैं फिर। अच्छी बात है, देखनी भी नहीं है, वरना आप देखते ही कब है। कौचे जाने जाना ये नज़्मों का मजमुआ है, और पहलू ना दुखेगा ये भी खतूत का मजमुआ है। इसके बाद मेरी जुबान मेरा कलम ये क्या है? ये दो हिस्सों में है। मजमुए मज़ामीन। मजमुए मज़ामीन है ये, दो हिस्सों में। मेरी जुबान मेरा कलम। इसके बाद लिख लीजिए हाँ छेड़ो गजल आजिज। हाँ छेड़ो गजल आजिज। हाँ छेड़ो गजल आजिज। हाँ छेड़ो गजल आजिज। इसके बाद लिख लीजिए फिर ऐसा नजारा नहीं होगा। फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये इब्तिदाई गजलों और नज्मों का मजमुआ है। फिर ऐसा नजारा नहीं होगा इब्तिदाई गजलों और नज्मों का ये क्या है? मजमुआ है। एक बार फिर से इनके कारनामों को रिपीट करती हूँ। अगर कहीं पे लिखना बाकी हो तो मुझे बताइएगा, वहां पर मैं फिर से बताऊंगी। तो वो जो शायरी का सबब हुआ, जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, एक देश एक विदेशी, मजलिस अदब, जब फसले बहारा आई थी, दीवाने दो, अभी सुन लो मुझसे। बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, जो पीएचडी का मकाला था इनका, जो बाद में दफ्तर गमगुश्ता के नाम से शाया हुआ था। और कौचे जाने जाना, पहलू न दुखेगा, मेरी जुबान मेरा कलम, हाँ छेड़ो गजल आजिज, और फिर ऐसा नजारा नहीं होगा। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? ये सारे के सारे बहुत ही अहम है।
اور اس کے بعد لکھ لیجیے ان کے انعامات لکھ لیجیے، جو کلیم عاجز کے ان کے کچھ اعزازات و انعامات ہے، ان کو لکھ لیجیے تھوڑا سا. لکھ لیجیے کلیم عاجز کو میرا اکیڈمی، کلیم عاجز کو میر اکیڈمی لکھنؤ نے امتیاز میر ایوارڈ سے نوازا تھا 1981 عیسوی میں. کلیم عاجز کو میر اکیڈمی لکھنؤ نے امتیاز میر ایوارڈ سے نوازا تھا 1981 عیسوی کو. اس کے بعد کلیم عاجز کو حکومت ہند نے پدم شری سے بھی نوازا تھا. کلیم عاجز کو حکومت ہند نے پدم شری سے نوازنے کا اعلان کیا تھا 1989 میں. کلیم عاجز کو حکومت ہند نے پدم شری سے 1989 میں نوازنے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے کلیم عاجز کو کلیم عاجز کو میر تقی میر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 2008 عیسوی میں. کلیم عاجز کو میر تقی میر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا کب؟ 2008 عیسوی. اور اس کے علاوہ ان کو غالب اکیڈمی دہلی نے غالب ایوارڈ سے بھی نوازا تھا 2012 کو. کلیم عاجز کو میر تقی میر ایوارڈ بھی ملا تھا 2008 میں، اور غالب اکیڈمی دہلی نے غالب ایوارڈ سے بھی نوازا تھا 2012 میں. لکھ لیا؟ لکھ لیا سبھی نے؟ بتائیے مجھے، کلیئر ہو سب کا؟ اس کے بعد ان کے کچھ خیالات لکھ لیجیے. کلیم عاجز کے متعلق مختلف آراء و خیالات، 2-3 لکھ لیجیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. کلیم عاجز کے متعلق مختلف آراء و خیالات لکھ لیجیے. کلیم عاجز کے شعروں میں غم جانا بھی ہے اور غمے دوراں بھی. غمے جانا بھی ہے اور غمے دوراں بھی، اور دونوں اس طرح گل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے. لکھ لیجیے کلیم عاجز کے شعروں میں غم جانا بھی ہے اور غم دوراں بھی، اور دونوں اس طرح گل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے. یہ خیال جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے. کلیم الدین احمد کا یہ خیال ہے کلیم عاجز کے متعلق. بتائیے مجھے، لکھ لیا سبھی نے یہ؟ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے کلیم عاجز کے شعروں میں ایک مخصوص سادگی ہے. کلیم عاجز کے شعروں میں ایک مخصوص سادگی ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد کا خیال ہے. کلیم عاجز کے شعروں میں ایک مخصوص سادگی ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد کا ہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے فراق نے کلیم عاجز کی شاعری پر رشک کا اظہار کیا ہے. رشک کا اظہار کیا ہے کس نے؟ فراق نے کلیم عاجز کی شاعری پر رشک کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لکھ لیا سبھی نے؟ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی. کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی، اور سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں.
सियासी बातें जो है गजल की जुबान में है। और जो है इसके बाद लिख लीजिए इनके शहरों में फूल है, इनके शहरों में फूल है और पत्थर भी, और फूल पत्थर बन जाते हैं और पत्थर फूल बन जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। कलीम आजिज की गजलों में दिल की बातें भी हैं और सियासी बातें भी, और सियासी बातें गजल की जुबान में है। इनकी शहरों में फूल है और पत्थर भी, इनके शहरों में फूल है और पत्थर भी, और फूल पत्थर बन जाते हैं और पत्थर फूल बन जाते हैं। ये भी कलीमुद्दीन अहमद का ही ख्याल है। बताइए मुझे, चारों सभी ने लिख लिए ना? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर कहीं भी बता बाकी है लिखना तो बताइए, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइए मुझे, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? हाँ बच्चे, अदनान आपकी बात सही है बिल्कुल। कलीमुद्दीन अहमद ने दबिस्तान अजीम आबाद की शायर और अदीबों की अक्सर तारीफ की है। हाँ बच्चे, इसलिए जो मैं आपको बताती हूँ इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। तो इसके बाद लिख लीजिए शहरियार के। अब हम शहरियार को पढ़ेंगे। तो आज भी हमने सोचा था आधे घंटे को इनके कलीम आजिज के बारे में पढ़ेंगे, आधे घंटे को शहरियार और आधे घंटे को खलीलुर रहमान आजमी। आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है। चलिए 7:30 तक जितना भी कवर होगा उतना हम करेंगे। चलिए शहरियार हेडिंग डालिए, शहरियार के बारे में पढ़ते हैं। शाबाश, जल्दी से। तो शहरियार के बारे में अगर हम देखेंगे, शहरियार का असल नाम क्या था? कुंवर इखलाक मोहम्मद खान। कुंवर इखलाक मोहम्मद खान शहरियार का असल नाम था, और तखल्लुस इनका शहरियार ही था। कुंवर इखलाक मोहम्मद खान था इनका असल नाम, और तखल्लुस क्या था? शहरियार था। और इसके बाद लिख लीजिए शहरियार 1936 ईस्वी को, शहरियार 1936 ईस्वी को जिला बरेली में पैदा हुए थे। कहाँ? बरेली में। जिला बरेली में पैदा हुए थे 1936 ईस्वी। शहरियार 1936 ईस्वी को जिला बरेली में पैदा हुए थे। और इसके बाद लिख लीजिए शहरियार का इंतकाल 2012 में हुआ था। कहाँ पर? शहरियार जो है 2012 में उनकी जो है इनकी वफात हुई थी, अलीगढ़ में। शहरियार जिला बरेली में पैदा हुए थे 1936 ईस्वी, और इनका इंतकाल 2012 में हुआ था अलीगढ़ में। 2012 अलीगढ़। यहाँ तक के लिए सबको बताइए। बरेली में पैदाइश 1936 और अलीगढ़ में इंतकाल 2012। लिख लीजिए शहरियार के वालिद का क्या नाम था? कुंवर अबू मोहम्मद खान। कुंवर अबू मोहम्मद खान वालिद का नाम था। खुद का क्या नाम था? कुंवर इखलाक मोहम्मद खान। और वालिद का नाम कुंवर अबू मोहम्मद खान। इखलाक के बदले अबू लिखना है।
شہریار کے والد کا نام تھا کنور ابو محمد خان اور والدہ کا کیا نام تھا؟ بسم اللہ بیگم. والدہ کا نام تھا بسم اللہ بیگم. اور اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار کی شادی جوش کے قریبی عزیز شہریار کی شادی جوش کے قریبی عزیز محمود صاحب کی بیٹی نجمہ سے ہوئی تھی 1968 عیسوی میں. 1968 عیسوی میں جوش کے قریبی عزیز محمود صاحب کی بیٹی سے جن کا نام نجمہ تھا ان کے ساتھ ہی شہریار کی شادی ہوئی تھی 1968 عیسوی میں 1968 میں. شہریار کی شادی جوش کے قریبی عزیز محمود صاحب کی بیٹی نجمہ سے ہوئی تھی 1968 عیسوی میں. ٹھیک ہے. جو علی گڑھ کے ویمنس کالج کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھی. جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی یعنی کہ نجمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور نجمہ جو ہے علی گڑھ وومینس کالج کے شعبہ انگریزی میں کیا تھی؟ لیکچرر تھی. شہریار کی شادی جوش کے قریبی عزیز محمود صاحب کی بیٹی نجمہ سے جو ہے 1968 میں ہوئی تھی جو علی گڑھ کے ویمنس کالج کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھی. اس کے بعد شہریار کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے. شہریار کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے شہریار نے 18 سال کی عمر میں ہائی اسکول کا امتحان سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا 1954 عیسوی میں 1904 عیسوی میں. شہریار نے 18 سال کی عمر میں ہائی اسکول کا امتحان سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تھا 1954 عیسوی میں. اور اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار نے سیکنڈ ڈویژن سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پاس کیا تھا 1954 میں کیا تھا ہائی اسکول کا سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا تھا اور اس کے 2 سال بعد 1956 میں سیکنڈ ڈویژن سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پاس کیا تھا. شہریار نے سیکنڈ ڈویژن سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا 1956 عیسوی میں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے شہریار نے فرسٹ ڈویژن سے بی اے پاس کیا تھا 1958. سیکوینس میں آپ لکھیں گے پہلے 54 میں کیا تھا 6 میں کیا تھا اور اس کے بعد 58 میں کیا تھا فرسٹ ڈویژن میں بی اے پاس کیا تھا. شہریار نے فرسٹ ڈویژن سے بی اے پاس کیا تھا 1958 عیسوی میں. اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار نے ایم اے اردو فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا تھا 1962 عیسوی میں. شہریار نے ایم اے اردو میں کیا تھا فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا کب 1962 عیسوی میں اور فرسٹ ڈویژن سے بی اے پاس کیا تھا 1958 میں اور ایم اے بھی کیا تھا اردو میں فرسٹ ڈویژن سے پاس 1962 عیسوی میں. بتائیے یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے
شہریار تخلص رکھنے کا واقعہ، شہریار تخلص رکھنے کا واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے شاعر تمکنت حیدرآباد کے شاعر تمکنت نے شہریار پر کسی محفل میں زور ڈالا کہ وہ شہریار اپنا کلمی نام رکھیں۔ شہریار تخلص رکھنے کا واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے شاعر تمکنت کی اس تجویز پر جو ہے شہریار پر کسی محفل میں زور ڈالا کہ شہریار اپنا کلمی نام رکھیں، اور شاذ تمکنت کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا، اور خلیل الرحمن اعظمی نے کہا کہ کنور کا متبادل شہریار ہے، اس لیے تم اپنا نام شہریار رکھ لو۔ شہریار نے اس تجویز کو مان لیا اور وہ کنور اخلاق محمد خان سے شہریار ہو گئے۔ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ شہریار تخلص رکھنے کا واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے شاذ تمکنت نے شہریار پر کسی محفل میں زور ڈالا کہ وہ شہریار اپنا کلمی نام رکھے۔ شاذ تمکنت کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا، اور خلیل الرحمن اعظمی نے کہا کہ کنور کا متبادل کیا ہے؟ شہریار ہے، اس لیے تم اپنا نام شہریار رکھ لو۔ کس نے کہا تھا؟ خلیل الرحمن اعظمی نے۔ شہریار نے اس تجویز کو مان لیا اور وہ کنور اخلاق محمد خان سے کیا ہو گئے؟ شہریار ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ سب نے لکھا؟ شاباش، سب نے لکھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے۔ شہریار نے پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات، کیا لگا آپ لکھیں گے؟ 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات نامی موضوع پر پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کرایا تھا 1966 میں۔ شہریار نے پروفیسر آل احمد کی نگرانی میں، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا تھا، کلیم عاجز نے جو ہے کس کی زیر نگرانی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا؟ شاباش، اختر اورنوی کی نگرانی میں لکھا تھا نا۔ اور بالکل اسی طرح یہاں پر شہریار نے جو ہے کس کی نگرانی میں؟ آل احمد سرور کی نگرانی میں 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات نامی موضوع پر پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کرایا تھا 1966 عیسوی میں۔ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا تھا؟ 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات، 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات، اور اسی موضوع پر جو ہے انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا، جس سے جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کرایا تھا 1966 عیسوی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے۔ شہریار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر 1966 میں، ریڈر 1983 میں، پروفیسر 1987 عیسوی میں، اور ملازمت سے سبکدوش کب ہوئے تھے؟ 1996 میں۔ شہریار مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچرر کب ہوئے تھے؟ 1966 میں۔ ریڈر کب ہوئے تھے؟ 1983 عیسوی میں، اور پروفیسر مقرر ہوئے تھے 1987 عیسوی میں، اور پھر ملازمت سے سبکدوش کب ہوئے تھے؟ 1996 میں۔
شہریار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر 1966 میں، ریڈر 1983 میں، پروفیسر 1987 عیسوی میں، اور ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے 1996 عیسوی میں۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے شہریار کی پہلی غزل مشرب، شہریار کی پہلی غزل جس کا نام ہے شباش، شہریار کی پہلی غزل ہے جو کہ کراچی میں شائع ہوئی تھی 1955 عیسوی میں، جو کہ کراچی میں شائع ہوئی تھی کب؟ 1955 میں۔ شہریار کی پہلی غزل مشرب کراچی میں 1955 میں شائع ہوئی تھی، یہ ان کی پہلی غزل تھی جو کہ شائع ہوئی 1955 میں۔ اور اس کے بعد لکھ لیں گے آپ شہریار نے باقاعدگی کے ساتھ، شہریار نے باقاعدگی کے ساتھ شاعری شروع کر دی تھی 1958 میں، شہریار نے باقاعدگی کے ساتھ شاعری شروع کر دی تھی 1958 میں۔ اور اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار کے مجموعوں کا انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور جو ہے اطالوی کے علاوہ اڑیا سمیت ہندوستان کے مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ لکھنا آئے گا بتائیے مجھے۔ شہریار کے مجموع کا انگریزی ہسپانوی، انگریزی لکھ لیجیے وہ آپ کو لکھنا آئے گا، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور اطالوی کے علاوہ اڑیا سمیت ہندوستان کے مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ شہریار کے مجموع کا انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور اطالوی کے علاوہ اڑیا سمیت ہندوستان کے مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار کا تعلق صحافت اور فلمی دنیا سے بھی تھا، شہریار کا تعلق کس سے تھا؟ صحافت کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق تھا۔ شہریار کا تعلق صحافت اور فلمی دنیا سے بھی تھا۔ یہاں تک کلیئر ہوا سب کا؟ سب نے لکھ لیا؟ شہریار کا تعلق صحافت کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا سے بھی تھا۔ ویری گڈ۔ تو اس کے بعد لکھ لیجیے شہریار نے علی گڑھ میگزین، ماہنامہ غالب، ہماری زبان، فکر و نظر، شعر و حکمت وغیرہ کی ادارات کی ہے۔ شہریار نے علی گڑھ میگزین، ماہنامہ غالب، ہماری زبان، فکر و نظر، شعر و حکمت وغیرہ کی ادارت کی ہے۔ شہریار نے علی گڑھ میگزین، ماہنامہ غالب، ہماری زبان، فکر و نظر، شعر و حکمت وغیرہ کی ادارت کی ہے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے خلیل الرحمن اعظمی سے شہریار کے گہرے مراسم تھے، شہریار کے گہرے مراسم تھے خلیل الرحمن اعظمی کے ساتھ، خلیل الرحمن اعظمی سے شہریار کے گہرے مراسم تھے، ان کا گہرا تعلق تھا آپس میں۔ کلیئر ہو یہاں تک؟ بتائیے مجھے، اس کے بعد ہم ان کے کارنامے لکھ لیں گے۔
आप लोग बोर तो नहीं हुए؟ बोर तो नहीं गए आप लोग? बोर नहीं हुए आप? चले बच्चे लिख लीजिए जल्दी से, इनके कारनामे लिख लीजिए, शहरयार के कारनामे लिख लीजिए। इसमें अज़म, ये इनका पहला मजमुआ है जो कि बहुत ही अहम है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है। इनका पहला शहरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है इसमें अज़म, 1965। इसमें अज़म 1965, ये इनका पहला मजमुआ है। इसके बाद लिख लीजिए सातवां दर, सातवां दर लिखना है। यहाँ जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी लेकिन गलत नहीं लिखना आप लोग। सातवां दर, सातवां दर 1969। पहले क्या लिखा इसमें अज़म, ये इनका पहला मजमुआ है 1965। के बाद सातवां दर लिख लीजिए 1969। उसके बाद लिख लीजिए हिज्र के मौसम, हिज्र के मौसम 1978। हिज्र के मौसम 1978। उसके बाद ख्वाब का दरबंद है, ख्वाब का दरबंद है 1985। ख्वाब का दरबंद है 1985। मैं फिर से बता रही हूँ, जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा, एग्जाम में कोई इशू नहीं होना चाहिए फिर। ख्वाब का दरबंद है 1985। ख्वाब का दरबंद है। ख्वाब का दरबंद है 1985। के बाद नींद की किरचें, नींद की किरचें 1998। नींद की किरचें 1998। बताइए मुझे 1998 किसकी लोगों में से? शाबाश, उत्तर आपको याद रहेगा। 1998 में किसकी पैदाइश हुई है? शाबाश। नींद की किरचें। अरे आप लोग शर्माइए मत, बस मैंने इतना बोला। जिसकी भी पैदाइश हुई है 1998 में वो बताइए। ये भी जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतने बच्चे क्लास में हैं, किसी की तो पैदाइश हुई होगी इस साल में, है कि नहीं? साइमा की नहीं है, सिंधिया की नहीं है। अदनान आप बताइए। रियल वाली डेट ऑफ बर्थ, आप कब पैदा हुए हैं, लेकिन जो रियल हो। अब्दुल बता रहे हैं 1988। क्या बच्चे 1988 है या 1998 है? लिखने में गलत मत हो गया। हाँ तो चलिए ठीक है, 1988 माशाल्लाह। तो अदनान आप बताइए, अदनान आप बताइए। अदनान मैंने आपका बोला है।
किसी और का नहीं, मैंने बोला आप खुद की जो है पैदाइश बताइए। शाबाश। अदनान की पैदाइश 1985 में। ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। वेरी गुड। तो और कौन है हमारे क्लास में? चमन जहां। बच्चे आप बताइए। शाबाश। एक बात बताऊंगी मैं इस पे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोग वेरी ऑनेस्ट हैं। चमन जहां नहीं, मैंने आपको बोला आपकी पैदाइश बताइए, किस साल में आपकी पैदाइश हुई है चमन? यहाँ पे सब अपने ही है, एक फैमिली है यहाँ पे। वेरी गुड, 2000 में। शाबाश। और इसके अलावा कौन है क्लास में? आलिया, सोफिया, सब लोग बताइए। आलिया, सोफिया, साइमा। वेरी गुड बच्चे। साइमा भी 2002 में, संध्या 2000 में, सोफिया 2002 में, और कौन है? और कोई है क्लास में? वेरी गुड। तो चलिए बच्चे, वेरी गुड। यहाँ तक सबका क्लियर है? गेस कीजिए कौन है 1998 में? आप ही बताइए 1998 में किसकी पैदाइश हुई है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी पैदाइश जो है 1998 में ही हुई है। 27 सितंबर 1998, ये मेरी रियल वाली है। और जो डॉक्यूमेंट्स पे है वो है 2000। तो जब भी आता था कहीं कहीं पे 1998, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखती थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा था कोई मत होगा 1998 वाला। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैम की ही याद रख लीजिए, इसे आपको याद आ जाएगा। आमीन। आपका दिमाग बहुत ही तेज है अदनान। चलिए इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद अब लिख लीजिए इनके कारनामे हम लिख रहे थे, इसमें अज़म आपने लिख लिया, सातवां दर आपने लिख लिया, हिज्र के मौसम, ख्वाब का दरबंद है, नींद की किरचें, उसके अलावा हासिल सैर जहां। हासिल सैर जहां। हासिल सैर जहां ये कुलियात है। 2001। हासिल सैर जहां ये कुलियात है शहरियार, ये कुलियात है 2001। हासिल की जो है हासिल सैर जहां। उसके बाद शाम होने वाली है। शाम होने वाली है 2004। ये शायरी में ये कारनामे आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ शहरियार के बारे में नहीं बता रही हूँ, जो भी हमने पढ़ा है या जो भी हम पढ़ेंगे आगे। शाम होने वाली है 2004। उसके अलावा काफिले यादों के। काफिले यादों के। काफिले यादों के 1987। इसमें अज़म बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। काफिले यादों के 1987। इसके अलावा धूप की दीवारें। धूप की दीवारें। धूप की दीवारें 1998 में, देख लीजिए यहाँ पर भी 1998 ही है। नींद की किरचे 1998, धूप की दीवारें 1998। इसके बाद लिख लीजिए कुलियात शहरियार। कुलियात शहरियार 2007।
कुलियात शहरियार 2007। अब मुझे बताइए वो कौन सा नावल निगार है जिनकी 2007 में वफात हुई है, जिनका इंतकाल हुआ था 2007 में, नॉवल निगार है। चलिए बच्चे बताइए मुझे। कुलियात शहरियार 2007। कुलियात शहरियार 2007। उसके अलावा धुंध की रोशनी। बताइए मुझे 2007 में किनकी वफात हुई है? कुर्रतुलैन हैदर। कहाँ पे इनकी वफात हुई है ये भी बताइए। मुंबई में या नोएडा में? वेरी गुड अदनान। धुंध की रोशनी 2003। वेरी गुड। धुंध की रोशनी 2003। और उसके अलावा लिख लीजिए मेरे हिस्से की जमीन, कुलियाते हिंदी है। मेरे हिस्से की जमीन, कुलियाते हिंदी। आगे लिख लीजिए कुलियाते हिंदी। इसके आगे मेरे हिस्से की जमीन, कुलियाते हिंदी 1998। 1998। मेरे हिस्से की जमीन, कुलियाते हिंदी 1998। क्लियर हुआ? आपको एक शेर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये जो है शहरियार का शेर है। तो कई बार मैंने एग्जाम में इसको देखा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में याद रखना है शहरियार का है। क्लियर हुआ सबको? अब बताइए मुझे शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था बताइए। सब लोग जवाब देंगे और लिखेंगे भी। उनके एजाजात व इनामात में आप लिखेंगे ये भी। शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो 2008 में। वेरी गुड, लिख लीजिए। शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड से 2008 में नवाजा गया था। उसके बाद लिख लीजिए शहरियार को यूपी फिल्म कर्नाटक, शहरियार को यूपी फिल्म कर्टक इनाम से 2001 में नवाजा गया था। 2001 में। और इसके अलावा लिख लीजिए शहरियार को फिराक समाज से नवाजा गया था 1998 में। के हवाले से बहुत सारे डेट है जो 1998 है। एक तो आप देखेंगे शहरियार को फिराक समाम भी 1998 में मिला था। और आप नींद की किरचें ये भी आप लिखेंगे 1998 में। मेरे हिस्से की जमीन 1998 में। इसके अलावा धूप की दीवारें भी 1998 में। इसके अलावा शहरियार को दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड भी 1998 में ही मिला था। शहरियार को दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड भी 1998 में ही मिला था। हाँ बच्चे, शहरियार को फिराक समान से 1998 में नवाजा गया था। और शहरियार को दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 1998 में। और इसके अलावा लिख लीजिए शहरियार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1987 में। शहरियार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1987 में। नहीं बच्चे, तशदीद नहीं है। तशदीद नहीं है इस पर। जिस तरह आप लिखते हैं ना समा, उसी तरह लिख लीजिए सम्मान। शहरियार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1987 में। उसके अलावा लिख लीजिए शहरियार को उनके दूसरे मजमुए सातवां दर जो है ना इनका दूसरा मजमुआ है। पहला है इसमें अजम और सातवां दर इनका दूसरा मजमुआ है।
ठीक है ना? इस पर इनको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। इनका जो दूसरा मजमुआ है सातवां दर, इस पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम से नवाजा गया था 1971 में। और ख्वाब का दरबंद पर भी इनको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। एक तो इनका दूसरा मजमुआ था ना सातवां दर 1969, इस पर इनको ये इनाम दिया गया था उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम। और इसके साथ साथ ख्वाब का दरबंद जो है ना, ख्वाब का दरबंद है, उस पर भी इनको इनाम मिला था। ख्वाब का दरबंद है और सातवां दर दोनों पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम मिला था 1971, लिख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद लिख लीजिए, शहरियार को साहित्य शहरियार को साहित्य मंच अवार्ड शहरियार को साहित्य मंच अवार्ड से 1996 में नवाजा गया था। शहरियार को साहित्य मंच अवार्ड से 1996 में नवाजा गया था। साहित्य मंच और साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1987 में, साहित्य मंच अवार्ड से 1996 में। और इसके बाद लिख लीजिए, शहरियार को अदबी संगम अवार्ड न्यूयॉर्क से नवाजा गया था 2000 ईस्वी में। शहरियार को अदबी संगम अवार्ड न्यूयॉर्क से नवाजा गया था 2000 ईस्वी में। अदबी संगम अवार्ड न्यूयॉर्क से 2000 ईस्वी में। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शहरियार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी शहरियार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीलेट एजाजी सनत से 2010 में नवाजा गया था। ये सनत क्या होती है बच्चे? सनत क्या होती है? शहरियार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीलेट एजाजी सनत से 2010 में नवाजा गया था। सर्टिफिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड अदनान। शहरियार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीलेट एजाजी सनत से नवाजा गया था 2010 ईस्वी में। क्लियर हुआ? बस इतना आप याद रखेंगे, इतना काफी है। अब बताइए, कहीं पर मत कुछ रह गया है जो आपको लिखना बाकी है, वो मुझे बताइए। तो मेरे ख्याल से क्लास में 8 ही मिनट बाकी बच्चे हैं, तो खलीलुर रहमान आजमी के बारे में नहीं हो पाएगा। आप बताइए आप क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कल बोला था हम दिन में भी एक क्लास लेंगे। और वो छोटे नहीं है, उनके हवाले थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, उसमें भी आधा घंटा, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा, आधे घंटे से भी ज्यादा लगेगा। और वो अहम है। अक्सर मैंने उनके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं। नहीं बच्चे, कल पढ़ेंगे तो हमारा लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि फर्स्ट तक हमें यूनिट और एक कंप्लीट करना है। नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने एंड तक हमें सिलेबस किसी भी तरह कंप्लीट करना है, और फिर दिसंबर में आप रिवाइज करेंगे। और कल दिन में भी टाइम नहीं मिलेगा, ना तो आपको ही ना तो मुझे ही, वरना हम दिन में कल पढ़ लेते। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। तो कल क्या है? 21 है ना? 21 है, तो कोशिश करेंगे फिर कल ही इसको पढ़ेंगे। ये पेंडिंग रहेगा, फिर बाद में इसको नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? तो इसको कल ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ट्यूसडे से हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। जी बच्चे, पीछे रहेगा, फिर इसको पढ़ना फिर जो है ये हम भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इनकी शायरी मजरी, जो इनकी कारनामे हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। इनके आपको पता होना चाहिए, जो इनकी अक्सर इनकी शायरी मजमूए हैं, वहां से तरतीब के साथ एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, मैंने देखा है। नहीं बच्चे, कल हम 7:30 ही क्लास कर लेंगे अपने टाइम पर ही, और इसको पढ़ लेंगे। और जो उसके जो है ट्यूसडे से हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी को कल पढ़ना है बस, फिर हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा ये। और आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है अब। तो इंशाल्लाह संडे के दिन हमारा टेस्ट होगा।
आप लोग तैयार रहे। बताइए कहीं पे कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताइए मुझे, वो क्लियर करेंगे और उसके बाद हम क्लास को रखेंगे। शाबाश। तो हम एक काम करते, 2-2 घंटे का क्लास ले लेते, लेकिन मेरे पास उतना टाइम है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है मुझे भी। वरना हम जो है 2-2 घंटे की क्लास रख लेते आपके लिए, क्योंकि दिसंबर में आप रिवाइज़ अच्छे से कर पाते, सिलेबस कवर होने के बाद। लेकिन उतना टाइम है नहीं। बताइए कन्फ्यूजन है कहीं पे, कुछ पूछना है, कहीं पे लिखना बाकी है? जो भी है तो बताइए। हाँ, बच्चे कोशिश करेंगे थोड़ा-सा 1 घंटे से ऊपर ही हम क्लास ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारा भी, तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज तो संडे थी इसलिए पॉसिबल हुआ 7 बजे से ही। और आप भी जो है टाइम से क्लास में आया करें। हाँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दिसंबर तक मैं आपको ये सिलेबस कवर जो है कर सकती थी। लेकिन नहीं, आपको खुद से भी पढ़ना है, रिवाइज़ भी करना है, तो मैं कोशिश करूँगी एंडिंग नवंबर तक ही आपका सिलेबस कवर हो। तो जो मोस्ट जो आपके यूनिट्स थे जो बहुत ही वास्ट थे, वो हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे यूनिट नंबर 8 को भी, यूनिट नंबर 4 को भी, उसको भी कवर करेंगे। और बाकी जो है बाकी यूनिट्स उनको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप नॉवेलें खुद से पढ़ेंगे, दास्तानें खुद से पढ़ेंगे, जो भी हमारे निसाब में शामिल है। वो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जब हम बाद में उसको पढ़ेंगे, क्लास में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो आप पढ़िए, उसको स्टार्ट करना, ठीक है ना? उसको स्टार्ट कीजिएगा, नॉवेल जो हमारे निसाब में है, दास्तानें जो निसाब में है, ड्रामे जो निसाब में है, मसनवियाँ जो है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, तो फिर जिस तरह हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह जब हम इंशाअल्लाह अपना सिलेबस पूरा कवर करेंगे, तो पूरे सिलेबस का होल एक पेपर जो है मैं एक तैयार करूँगी, जिसका आपका एग्ज़ाम होगा। 100 सवालात होंगे उसमें भी, जिस तरह मतलब रियल एग्ज़ाम में होते हैं 100 सवालात, बिल्कुल उसी तरह 100 सवालात आपके 10 यूनिट से लिए जाएँगे, आपको टेस्ट होगा उसका फिर लास्ट में, और उसके बाद आप इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना? बस आप पंक्चुअल रहिए क्लास में, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने की, और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और प्रीवियस से पेपर्स मैं फिर से बता रही हूँ, उनको जो है प्रिंट आउट निकालिए उनका, और उनको अच्छे से पढ़िए, उस पर काम करिए। आधे से ज़्यादा कामयाबी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलती है। आपको एक तो पैटर्न भी पता चल जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस तरह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम क्लास को रखें फिर? हाँ, तो चलिए बच्चे, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।